साथियों, मैंने आप लोगों को समझाया था एफआईआर क्या है। एफआईआर दे देने के बाद जब थाने में थानेदार का सामने हम लोग एफआईआर दे देते हैं, एफआईआर दे देने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है अनुसंधान का, और अनुसंधान करने के नियम को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में मौखिक बयान दिया गया है या लिखित बयान दिया गया, लिखित रूप से दिया गया, तो उनका दस्तावेज प्रस्तुत करना है, सबूत इकट्ठा करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है सबूत इकट्ठा करना, नहीं तो कोर्ट में ये केस टिक नहीं पाएगा। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन का टाइम में तमाम एविडेंस को साइंटिफिकली कलेक्ट करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोसीजर में करना पड़ता है। उन्हें एफआईआर होते ही उनको सीडी मेंटेन करना पड़ता है, केस डायरी मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो एविडेंस तैयार कर उस सीडी एक रिपोर्ट होता है, केस डायरी बनाना पड़ता है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर में जाता है। पुलिस थाने में एक डायरी होता है, जो आउट इन जो भी पुलिस जाता है काम करने के लिए फलाना केस के लिए, तो वो उसके लिए एक रिपोर्ट दर्ज करता है, वो पुलिस डायरी कहते हैं। पुलिस डायरी में वो लिखा जाता है कब आया, कब गया, क्या क्या हुआ, कितने बजे रिटर्न हुआ, उस सीडी में मेंशन करता है। तो ऐसे समय में अनुसंधान अधिकारी को ये बात को प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कितने टाइम में एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद कितने टाइम के बाद इन लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए गए, इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ कौन कौन था, क्या चल के गए या गाड़ी इस्तेमाल किए, ये तमाम विवरणी रखना चाहिए। थाने से निकलने के लिए कितना टाइम था, इन्वेस्टिगेशन फील्ड में कितने वक्त तक रुके और वहां उन्हें क्या क्या मिला, इस तमाम चीज को अनुसंधान अधिकारी का द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? एट्रोसिटी केस का। आप लोगों को पता है जितने भी इन्वेस्टिगेशन होता है, क्रिमिनल केस या एनी 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 अदर ऑफेंस, वो सिर्फ थानेदार जिसको चाहता है कोई भी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो आदेश देता है। लेकिन एट्रोसिटी केस में ऐसा नहीं होता। एट्रोसिटी केस याद रखिए, जब आप एट्रोसिटी केस दायर कर रहे हैं, एक बात भूलना मत भूलिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एफआईआर का साथ जोड़ देना चाहिए। या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन में आता है तो आपका कास्ट का कोई भी प्रमाण आपका पास है या जमीन का रिकॉर्ड है, वहां भी कास्ट होता है, या तहसीलदार का द्वारा प्राप्त होने वाला कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आप इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को दे सकते हैं आपका कास्ट आइडेंटिटी करने के लिए, ताकि वो एट्रोसिटी के लिए मजबूत होता है। तो कौन सा ऑफिसर एट्रोसिटी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्या एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर एट्रोसिटी एक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्या दारोगा थाने में बैठे हुए थाना अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या? साथियों, बिल्कुल नहीं। जो थाने में बैठे हुए दारोगा या थाना अधिकारी या एएसआई या एसआई, ओके, ये लोग एट्रोसिटी केस को कभी भी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। इनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अत्याचार नियम के अनुसार, और उनका अधिनियम क्या कहता है, अधिनियम का अनुसार कम से कम वो पुलिस वाला उप अधीक्षक रैंक में होना चाहिए। इन इंग्लिश इनको एसडीपीओ और डीएसपी लेवल का ऑफिसर ही आपका एट्रोसिटी केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। ध्यान रखिए, कोई भी कांस्टेबल या कोई भी एएसआई, कोई भी एसआई या पुलिस थाने में बैठे हुए पुलिस थाना अधिकारी या दारोगा वो एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता। एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक उप अधीक्षक की रैंक से नीचे का ना होना चाहिए। कम से कम जो पुलिस ऑफिसर है उप अधीक्षक की रैंक होना चाहिए, यानी डीएसपी लेवल का रैंक होना चाहिए। डीएसपी लेवल का रैंक का अधिकारी ही इस अधिनियम के तहत एट्रोसिटी केस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दिया गया है।
थानेदार का कोई पावर ही नहीं है। थानेदार सिर्फ केस इन्वेस्टिगेशन करेगा। मैक्सिमम जगह पर थानेदार यहाँ टांग लड़ाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। मैक्सिमम जगह पर थानेदार धमकाते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को थाने से वापस भेज देते हैं। इसीलिए आपको हर वक्त याद रखना है, जब पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो सेम एफआईआर आप पुलिस सुपरिटेंडेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट करके दे देना है। और ये भी याद रखना है, रजिस्टर्ड पोस्ट होने के बाद जो कॉपी मिलता है, एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट का साथ डुप्लीकेट कॉपी को आपका पास संभाल कर रखना है। एसपी का लेवल में भी जब काम नहीं होता तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जाने की ये मौका मिलता है और एविडेंस ये बताता है कि पुलिस जानबूझकर एट्रोसिटी केस दायर नहीं कर रहा है और पुलिस नेग्लिजेंसी कर रहा है। पुलिस वाले का खिलाफ भी कोर्ट में हम केस कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें भी सजा मिलता है। साथियों, जितने भी नौकरी चाकरी लोग हैं वो सर्विस कोड से बंधा हुआ है। सर्विस कोड ये कहता है प्रॉपरली डिस्चार्ज करना है ड्यूटी पब्लिक के लिए, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। जब पब्लिक सर्वेंट होकर आपको गाली देगा, धमकाएगा, आपको मारेगा, मिसबिहेव करेगा, उनका नौकरी जाने तय है, याद रखिए। सर्विस कोड को वायोलेट करेगा, उनका क्षमता को मिसयूज करेगा, तो सर्विस कोड का हिसाब से जब उन्हें हम एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो गिड़गिड़ाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस वाले के साथ बहस मत कीजिए। पुलिस वाले के साथ बहस करने से वो आपको अननेसेसरी फंसा सकता है और आपको जेल में भी डाल सकता है, वो क्षमता उन्हें मिला है। आपका व्यवहार पुलिस स्टेशन में, आपका रवैया हर वक्त पीसफुल एंड मस्त होना चाहिए, जो कि संवैधानिक का अनुयायी होना चाहिए। आप पूरा दादागिरी करेंगे, उन्हें मारेंगे, वर्दी ड्यूटी टाइम में उनका वर्दी का ऊपर हाथ उठाएंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो आपको केस वो कर सकता है। इसीलिए बच के रहिए। पुलिस वाला आपको जितना भी बदसलूकी करने से भी आपको संभालना है। बस सिर्फ आप इतना ही करना है, आपका जो एफआईआर कॉपी वो रिसीव नहीं कर रहा है तो वो कॉपी को लाकर एक रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और पुलिस और आपका एक एक्नॉलेजमेंट रखना है और पोस्टल में आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, उसके साथ साथ जेरॉक्स कॉपी एक आपको रखना है और वो कॉपी को लेकर आप एसपी लेवल में भी आप नेग्लेक्ट होने से आप डायरेक्ट कोर्ट में फर्स्ट कंप्लेन केस दायर कर सकते हैं। फर्स्ट तो एट्रोसिटी कर सकते हैं, सेकंड वो पुलिस वाला का खिलाफ भी नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी के कारण उनको भी आप केस में डाल सकते हैं। उनको भी एट्रोसिटी हो सकता है, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन आपको डट कर खड़ा होना है, प्रॉपर कानून हिसाब से जाना है। मैं जितने भी मेरा देख रहा हूँ, मैक्सिमम केस थाना में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दारोगा उनको दादागिरी करके उनको भगा देता है, लेकिन दारोगा का वहाँ कोई पावर ही नहीं है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना ही उनका काम है, बाकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करना, किसको जेल भेजना नहीं भेजना, ये काम डीएसपी लेवल का एक अधिकारी ही करता है। साथियों, अनुसंधान कितनी वक्त तक रहना चाहिए? जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसे कुछ केस है, उस केस में 30 डे रहता है, 60 डे रहता है, 90 डे होता है और 122 डे होता है, ये सीआरपीसी में लिखा गया है। लेकिन अधिनियम, अनुसूचित जाति का अधिनियम के तहत एक एट्रोसिटी केस में कितने दिन का अंदर चार्जशीट आना चाहिए? साथियों, कम से कम 60 डे का अंदर, 60 डे का अंदर एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को उनका काम पूरा कर देना बहुत जरूरी है। 60 डे का अंदर ये जब उनका पूरा रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट एंड फुल फॉर्म कोर्ट में दाखिल कर नहीं पाएगा तो वो जेल में रहने वाले व्यक्ति को बेल भी मिल जाएगा। कभी कभी पुलिस बेल दिलाने के चक्कर में वो 60 डे का अंदर वो चार्जशीट नहीं देता है। इसके कारण सीआरपीसी, पुराना सीआरपीसी में 162 में लिखा गया है, जो सीआरपीसी के नियम के अनुसार उन्हें बेल मिल जाता है, उन्हें बेल मिल जाता है। ये नेक्सस होता है उच्च पद का लोगों को बचाने के लिए। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जानबूझकर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है और जो
टाइम अवधि होता है एट्रोसिटी एक्ट का, 60 डे का अंदर जो चार्जशीट देना चाहिए वो जानबूझकर चार्जशीट नहीं देता है। फलस्वरूप कभी कभी बिन हाई कोर्ट को ना जाके भी लोअर कोर्ट में ही एट्रोसिटी एक्ट का बेल भी हो जाता है। ये बात को बहुजन समाज को बहुत ध्यान देना है। सबसे बड़ा काम है हर कोर्ट में बहुजन समाज का एडवोकेट को रखना है। जब भी आपका इलाका में एट्रोसिटी होता है तो एडवोकेट का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन पीरियड में पुलिस अपना मनमानी करता है, अपना मनमानी रवाया करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को खत्म करने के लिए इन लोगों का कोशिश होता है और 60 दिन का अंदर वो चार्जशीट नहीं भेजता है और लेट कर देता है और वक्त भी नहीं मांगता कोर्ट में। इसीलिए कभी कभी ये फायदा एक्यूज को चला जाता है, विक्टिम को नहीं। विक्टिम का ये नुकसान होता है। और जब कोई भी व्यक्ति को चोट होता है, मेडिकल जांच कैसे करना पड़ता है। एट्रोसिटी केस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जब चोट घायल किया जाता है तो इसीलिए मेडिकल में जब उनको गंभीर चोट आता है तो मेडिकल में चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, हायर ऑफिसर इसके लिए वो तत्पर होना चाहिए। इनको लेकर रजिस्टर्ड डॉक्टर का पास ही उनका चिकित्सा करना चाहिए। जब कोई लेडी होता है तो लेडी पुलिस ऑफिसर, लेडी कांस्टेबल के साथ एक लेडी डॉक्टर को का सामने ही एक लेडी को चिकित्सा किया जाता है। और जहां जहां विक्टिम को आघात लगा है, विक्टिम को प्रताड़ित किया गया है, उसके बारे में ध्यान से जानकारी कलेक्ट करना पड़ता है। टोटल एविडेंस को प्रॉपर्ली कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके एट्रोसिटी एक्ट खड़ा होता है। एफआईआर के कब हुआ, कितने टाइम में हुआ, मेडिकल कितने टाइम में भेजा गया और मेडिकल का जांच में क्या रिपोर्ट आया, ये डिटेल तथ्य को इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि पैसा वाला आजकल मनोवादी लोग ही कोर्ट में है, मनोवादी लोग ही तमाम बिजनेस सेक्टर में है, हर कोई जगह में मनोवादी लोग रहते हैं। इनका साठगांठ का द्वारा कभी कभी एट्रोसिटी एक्ट कमजोर हो जाता है और कोर्ट में टिक नहीं पाता है। तो आज आपको पता चला इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कौन इन्वेस्टिगेशन करता है, कितना दिन का अंदर चार्जशीट देना पड़ता है और चोट होने से कैसे मेडिकल में इनका जांच होना चाहिए, ये डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया। अगले दिन हम नाबालिग बच्चे कैसे होता है, चोट प्रतिवेदन कैसे किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नक्शा और मौका कैसे बनाएगा, गवाही का बयान कैसे लेगा, मजिस्ट्रेट का समक्ष बयान का अंतर्गत 164 दंड की प्रक्रिया कैसे होगा, ये तमाम चीज कैसे होता है आने वाला काल में आपको क्लियरली बताऊंगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप
छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।